नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 17 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो 2027 में कौन करने वाला है? तो पाकिस्तान करने वाला है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है कि वीडियो शाम को आता है मेरा, वो भी 9 बजे के बाद, 9 से 12 के बीच में आता है। ठीक है, तो थोड़ा सुबह मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, बिजी रहता हूँ, इसलिए वीडियो शाम को आता है जब भी मुझे मिलता है टाइम। क्योंकि ये कंटेंट बनाने में ही हम लोग का मतलब मेरा 4-5 घंटे चले जाते हैं इसको बनाने में, फिर इसको टाइप लिखने में, इस समय काफ़ी टाइम चला जाता है, इसलिए वीडियो शाम को आता है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा सुबह में, वीडियो सुबह में आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। एससीओ की बात करें 2027 में मेजबानी कौन कर रहा है? तो पाकिस्तान कर रहा है। 25 में इसकी मेजबानी किसने किया? अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था, तो चीन के तियानजिन शहर में इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, 26 वाला कहाँ पर होगा शिखर सम्मेलन एससीओ का? तो ये बिश्केक में होगा। ये कहाँ पर है? तो किर्गिस्तान में। चलिए हम लोग एससीओ से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की 44वें नंबर की बैठक हुई है। कहाँ पर? तो किर्गिस्तान में हुई। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कड़ी निंदा की गई है इस बैठक में। बाकी भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो टीवी रविचंद्रन ने किया है। इसको ध्यान रखिए। वहीं पर हम एससीओ की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। ठीक है, तब इसका नाम क्या था? तो संघाई 5 नाम था, और 2001 में इसका नाम क्या हो गया? एससीओ हो गया था। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा चाइना के बीजिंग में। पहला सम्मेलन संघाई चीन में 2001 में होता है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो झांग मिंग है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर एससीओ के सफर की बात करें तो 2017 में भारत इसमें शामिल होता है, और साथ में पाकिस्तान भी 2017 में ही एससीओ में शामिल होता है। बाकी 2023 में इसमें ईरान सदस्य बनता है, और 24 में कौन बनता है? तो बेलारूस। सबसे लेटेस्ट जो देश शामिल हुआ है एससीओ में वो बेलारूस ही है। ठीक है, वर्तमान में एससीओ में कुल 10 पूर्णकालीन सदस्य देश हैं। बेलारूस हो गया सबसे लेटेस्ट, यही, इसको ध्यान रखें, 10वें नंबर का। चीन हो गया, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, बाकी 10वें नंबर पर तो हो ही गया, बेलारूस है आपका। और ऑब्जर्वर कंट्री की बात करेंगे तो इसमें अफगानिस्तान और मंगोलिया भी एज ए ऑब्जर्वर इसमें शामिल हैं। और आज से हम लोग 2 क्वेश्चन रिवाइज करते थे, जो पिछला अगले महीने का मतलब पिछले महीने का, उसको भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फिर से, क्योंकि बीच में ये नहीं हो पा रहा था, तो आज से फिर से कंटिन्यू करेंगे इसको हम लोग। तो है, हाल ही में रूस के कामचटका तट पर कितनी तीव्रता का भूकंप आया था? तो यह था 8.8 इंटेंसिटी का। हाल ही में सशक्त सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय सिंघल। कौन बन गए हैं? ये बने हैं संजय सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित फिडे महिला ग्रैंड स्विम टूर्नामेंट 2025 का खिताब ये किसने जीत लिया है? इसको जीती है भारत की आर वैशाली ने इसको जीता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये टूर्नामेंट कहाँ का है? स्विस लिखा है, मतलब स्विट्जरलैंड का है, पर इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? उज्बेकिस्तान के समरकंद। तो यहाँ पर महिला वर्ग की बात करें तो इसी में जीता है आर वैशाली ने। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली, जो कि भारत की 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने लगातार दूसरी बार फिडे महिला ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, यह टूर्नामेंट उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया, और यह होता कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का होता है। इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। बाकी कुछ और बातें हम लोग चलिए देखते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, मतलब शतरंज से संबंधित जो है। फिडे पुरुष शतरंज विश्व कप 25 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। अभी हाल ही मैंने पढ़ा था, इसका आयोजन इस बार कहाँ पर हो रहा है? तो गोवा में। फिडे महिला विश्व कप 25 को किसने जीता? दिव्या देशमुख ने जीता, जो कि महाराष्ट्र की हैं। अब विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 25 का खिताब ये किसने जीता था? तो इसको भी भारतीय ने ही जीता था, प्रणव वेंकटेश ने। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 24 वाला किसने जीता था? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनको किसने हराया था। इनको मतलब इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने चीन के डिंग लेरेन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने थे। सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन में, इसको ध्यान रखें, मात्र 17 वर्ष की उम्र में। अगर बात करेंगे भारत के लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर की, 89 नंबर के हैं। क्या नाम हो जाएगा उनका? रोहित कृष्णा। आपको जो फोटो में दिख रही है दिव्या देशमुख है ये। अच्छा, नॉर्वे चेस्ट टूर्नामेंट 25 की बात करें, किसने जीता था? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता था, जिसका आयोजन कहाँ पर मतलब
ये कहाँ के हैं मैग्नस कार्लसन? तो नॉर्वे के हैं। शतरंज खेल पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? तो हाल ही में इसको जुआ कह के किसने प्रतिबंध लगाया है? तो अफगानिस्तान ने। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की, तो वो है विश्वनाथन आनंद। पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे, यस विजय लक्ष्मी है वो। और विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE की बात करेंगे, जो कि वर्ल्ड में होने वाले शतरंज को रेगुलेट करती है बॉडी। तो ठीक है, इस संस्थान की बात करेंगे, स्थापना कब हुआ था इसका? तो 20 जुलाई 1924 को पेरिस में होता है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के लुसाने में। अच्छा, इसका आदर्श वाक्य क्या होता है? तो हम एक परिवार हैं, ये इसका आदर्श वाक्य है। बाकी ओलंपिक की तरफ से मान्यता कब मिला था चेस को? तो 1999 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो आर्काडी डोबोरकोविच हैं, ध्यान रखें इसको आप लोग। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि भारतीय हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद इसके कौन है? वाइस प्रेसिडेंट हैं FIDE के। तो ये सारी बातें शतरंज से रिलेटेड हो गई। फोटो में आपको कौन दिख रहे हैं? यही है डी गुकेश यानी डामाराजू गुकेश। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में ड्रोन प्रहार युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? ये किसने किया है? तो भारतीय सेना ने। किसने किया है? इसका आयोजन किया है भारतीय सेना ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया तुतीकोरन हवाई अड्डा। तुतीकोरन एयरपोर्ट पे इसको एयरपोर्ट, ठीक है, यहां पर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बैराबी सरांग रेल लिंक के माध्यम से भारत को आजादी के बाद पहली बार किस राज्य की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है मिजोरम को। जब से भारत आजाद हुआ है पहली बार यहाँ पर रेल परियोजना मतलब पहुंच पाई है। कहां पर? तो मिजोरम के राजधानी में। इसकी राजधानी क्या होती है? सियोल। क्या हो जाएगी? सियोल हो जाएगी। इसको आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में बैराबी सरांग रेल लिंक जो है के माध्यम से मिजोरम की राजधानी, सॉरी इसकी जो मैंने ऊपर सियोल बता दी, आइजोल होता है इसकी राजधानी, ठीक है। इसको पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया, इसको आपको ध्यान रखना है। परियोजना का नाम क्या है? तो बैराबी सरांग रेल लिंक है। इसकी लंबाई कितनी रहने वाली है? तो 51.38 किलोमीटर इसकी लेंथ रहने वाली है। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस परियोजना में लागत कितना आया है? तो इस परियोजना पर 8070 करोड़ से अधिक की लागत आई है। और निर्माण की बात करेंगे तो इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में इस लाइन का निर्माण चुनौतीपूर्ण था। इसमें 48 सुरंगें और 142 से अधिक पुल बनाए गए हैं, जिनमें से एक पुल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। उद्घाटन किसने किया है इसका? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। कब? 13 सितंबर को। ठीक है। बाकी मिजोरम की कैपिटल क्या होती है? आइजोल। मैंने ऊपर सियोल बोल दिया था, ठीक है, तो आइजोल होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला हिंदी माध्यम में MBBS कॉलेज कहां पर प्रारंभ हुआ है यानी शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। कहां पर हुआ है? मध्य प्रदेश यानी MP में स्टार्ट हुआ है। हाल ही में किस देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को YouTube प्रयोग पर करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह काम किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है? ऐसा कहां पर देखा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन ये किसने किया है? तो वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। साथ ही में इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो इन्होंने भी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर परिसर का उद्घाटन किया है। तो वही उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। कहां पर? तो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद के नारणपुरा में इसका उद्घाटन हुआ है। ये भी ध्यान रखें आप लोग। लागत की बात करेंगे तो इस अत्याधुनिक खेल परिसर के निर्माण में लगभग 825 करोड़ की लागत आई है। परिसर में इंडोर और आउटडोर खेलों के लिए विश्व स्तरीय एक्वाटिक परिसर, एथलीटों के लिए प्रशिक्षण और आवासीय सुविधाएं शामिल हैं। एक्वाटिक परिसर का मतलब होता है पानी से संबंधित जो भी खेल होते हैं, स्विमिंग हो गया और तमाम चीजें होती हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। उद्देश्य की बात करेंगे, इस परिसर का उद्देश्य भारत को 2047 तक शीर्ष खेलों राष्ट्रों में शामिल करना है। अमित शाह ने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि अहमदाबाद जल्द ही एशिया की खेल की राजधानी बन जाएगा। ये भी उन्होंने ऐसा किया है। कब तक? 2047 तक।
बाकी भारत का उम्मीद है कि 2000 मतलब जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, ओलंपिक खेल होते हैं, इसका आयोजन भी यहीं करवाया जाए भारत में। अगला है कि हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी कहां पर स्टार्ट हो रही है? तो ये कहां पर हो रही है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर स्टार्ट हुआ है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। हाल ही में बाघ घनत्व के मामले में भारत का बांदीपुर टाइगर रिजर्व दुनिया में किस स्थान पर रहा है? तो ये पहले स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई इस थीम के साथ विश्व ओजोन दिवस 25 वाला ये कब मनाया गया है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। थीम क्या रहा है इस बार? तो साइंस टू ग्लोबल एक्शन। बात करेंगे हम लोग विश्व ओजोन दिवस की, तो विश्व ओजोन दिवस 2025 जो है 16 सितंबर को मनाया गया है। इस बार का इसका थीम यानी विषय क्या रहा है? थीम को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषय बोलते हैं। विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई यानी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ओजोन परत का महत्व क्या होता है? तो ओजोन परत यानी ओजोन लेयर जो है सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी ये अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज आती हैं, ठीक है, उससे हमारी रक्षा करती है, उसको हमारे तक नहीं पहुंचने देती, मतलब अर्थ पे नहीं पहुंचने देता है ओजोन लेयर। ओजोन परत का क्षरण यानी उसका डिप्लीशन जो हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो कुछ मानव निर्मित रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो होता है, तो CFC जो गैस होता है इसको एज ए कूलेंट यूज किया जाता है, शीतलक के रूप में इसका यूज किया जाता है। शीतलक के रूप में कहां पर? तो आपका AC हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, यहां पर इसका यूज किया जाता था। अभी तो ये बैन हो चुका है, पर पहले इसका यूज किया जा रहा था, ठीक है। तो इसके कारण इस परत में छेद हो गया था, जिससे पृथ्वी पर यूविक विकिरण जो होता है, ठीक है, वो खतरा बढ़ गया था, ठीक है, यहाँ पर छेद हो गया था। अब इससे कौन से खतरे बढ़ते हैं? अगर यूवी रेज हमारे ऊपर पड़ती है तो यूवी किरण जो है त्वचा कैंसर हो गया, मोतियाबिंद और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। मेनली इससे कौन सी बीमारी होती है? तो ये स्किन कैंसर हो सकता है। कौन सी बीमारी हो जाती है? स्किन कैंसर, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ओजोन लेयर कहां पर होता है? तो अगर ऐसे हम लोग देखें, सबसे पहले कौन सी लेयर आती है? तो आती है आपका ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर जस्ट जहां पर खत्म होता है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ट्रोपोस्फीयर यहां पर जस्ट खत्म होता है, इसके बाद से ही क्या स्टार्ट हो जाता है? ओजोन लेयर यहां से स्ट्रेटोस्फीयर में स्टार्ट हो जाता है, इसको ध्यान रखें आप। अच्छा, ओजोन कंजर्वेशन को लेकर के एक प्रोटोकॉल भी हुआ जिसे हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रियल जो है कहां पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। 16 सितंबर 1987 को यहाँ पर एक समिट होता है इसको ओजोन कंजर्वेशन को लेकर के, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए यहाँ पर होता है कंजर्वेशन, इसको आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम लोग 16 सितंबर क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। बाकी इसकी घोषणा किसने किया था? तो 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNO ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में घोषित किया था, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मशहूर अर्थशास्त्री मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुजरात में। कहां पर हुआ था इनका जन्म? गुजरात में। हाल ही में मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, इस थीम के साथ विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस ये कब मनाया गया है? ये मनाया जाता है आपका 30 जुलाई को। कब मनाया गया है? 30 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों में आत्महत्या को रोकने के लिए हाल ही में नेवर एलोन नामक AI आधारित ऐप किसने लॉन्च किया है? क्या नाम है उसका? नेवर एलोन नामक किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है दिल्ली एम्स ने। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स का फुल फॉर्म होता है हिंदी में, ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान यानी एम्स दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है। आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा हुई थी। एम्स भुवनेश्वर ने भी ये पहल जो है स्टार्ट मतलब इस ऐप को वहां पर भी अपने यहाँ भी लॉन्च कर लिया है, पर पहले कहां पर हुआ था? तो एम्स दिल्ली में हुआ था। क्या उद्देश्य रहने वाला है? तो कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच बढ़ती आत्महत्या की दर को कम करना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक यानी स्टिग्मा को खत्म करना, छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो ये कुछ इसके उद्देश्य हैं जिसलिए इसको लॉन्च किया गया है। आत्महत्या बहुत लोग कर लेते हैं, ठीक है। मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे
इस ऐप की जो लॉन्च हुआ है 24/7 यानी 24 घंटे अवेलेबल रहेगा। यह एक वेब आधारित और सुरक्षित ऐप है जो व्हाट्सएप के जरिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। ठीक है। पांडुलिपि का डिजिटलीकरण करने के लिए, अच्छा एक और क्वेश्चन है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण कि अभी हाल ही में पांडुलिपि का डिजिटलीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो ज्ञान भारतम। मैंने इसको यहीं ऐड कर लिया है क्योंकि ढेर सारे करंट अफेयर डेली हो जाते हैं, तो इसको अलग से क्वेश्चन बनाएंगे तो अलग से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, इसलिए इतना ही बात ध्यान रखना है। इतना ही आप लोग ध्यान रखें कि पांडुलिपि को डिजिटलीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ज्ञान भारतम। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिशेल डोहर्टी कितने सालों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्रीय रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है? मतलब यह संस्थान जब से बना है कोई महिला इस पद पर आया ही नहीं था। तो टोटल कितने साल हो गए इस पद पर कोई महिला आई है पहली बार? 350 साल। जब से बना है तब से कोई महिला आई नहीं थी, इसको बने हुए 350 साल हो गए और अब जाके कोई महिला नियुक्त हुई है। नाम आपको ध्यान रखना है, मिशेल डोहर्टी। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन शिव शक्ति को कहां पर शुरू किया है? तो ये जाहिर सी बात है कहां पर स्टार्ट होगा? जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया है? तो उसका नाम है INS एंड्रोथ। इसके नाम के बारे में अभी हम लोग आगे जानेंगे। बाकी हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS एंड्रोथ को शामिल किया गया है। यह युद्धपोत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए भारत की समुद्री क्षमताओं की ओर मजबूत कदम है। ध्यान रखें, इसको तैनात बेसिकली कहां पे किया जाएगा? हिंद महासागर में। तो चाइना के घुसपैठ अगर कर रहे हैं वहां से तो उनको काउंटर अटैक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। स्वदेशी निर्माण किसने किया है इसका? तो कोलकाता के में जो स्थित है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इन्होंने इसको बनाया है। इस कंपनी ने इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। बात करेंगे इसके नामकरण की। इसका जो नाम रखा गया एंड्रोथ वो कहां से मिला है? तो इसका नाम जो है लक्षद्वीप जो है वहां पर एक द्वीप समूह है एंड्रोथ द्वीप करके, इसलिए उसी के नाम पर इसको रख दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस दिन को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस मनाने के लिए घोषणा किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है, 7 अगस्त को घोषणा हुई है। हाल ही में प्रिक्स ब्रसेल्स पुरस्कार 25 किस देश के यांताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है? तो किस देश का? ये चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनायन पुरस्कार से किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को सम्मानित किया गया है? तो हॉर्नबिल कहां का होता है? तो नागालैंड का होता है। तो हाल ही में नागालैंड के प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनायन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार की बात करेंगे, उसका नाम क्या आ जाएगा? द बीक हेरिटेज अवार्ड। ठीक है, स्थान कहां पर दिया गया? यह पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। किसने दिया, मतलब प्रस्तुतकर्ता कौन थे इस अवार्ड को? तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री वर्तमान में कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इस पुरस्कार को दिया है। हॉर्नबिल महोत्सव की लगे हाथ बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसे त्योहारों का भी त्योहार कहा जाता है। हॉर्नबिल को मनाया तो नागालैंड में जाता है ये, और ये हर साल 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाता है। यह नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक संगीत नृत्य और परंपराओं को प्रदर्शित करती है। यह नागालैंड के पर्यटन को बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हो गया हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे तक नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं? तो भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। कमेंट में छापिए आप लोग कि ये कहां का नृत्य है भरतनाट्यम। हाल ही में अंडर 15 डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी 25-26 को किसने जीत लिया? 25-26 वाला किसने जीत लिया है? इसको जीता है मणिपुर ने। किसने जीता है? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और महिलाओं का पुरस्कार किसको दिया गया है? 2 लोग को मिला है, मेल में और फीमेल में। ठीक है, तो मेल में किसको मिला है? ये मोहम्मद सिराज को मिला है, और महिलाओं में आयरलैंड की रहने वाली हैं ओरला प्रेंडरगस्ट, इनको दिया गया है। ये आपको फोटो में दिख रहे हैं मोहम्मद सिराज, और ये यहाँ पे आयरलैंड की हैं ओरला। ठीक है, तो अगर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और आयरलैंड की ऑलराउंडर ओरला प्रेंडरगस्ट को दिया गया है। फोटो में आपको दिख रही हैं।
बाकी अभी दो और करंट अफेयर आप लोग देख लीजिए यहीं पर, क्रिकेट से संबंधित है कि हाल ही में स्मृति मंधाना आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच चुकी हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, पहली बार आयोजित होने वाले दृष्टिबाधित ब्लाइंड लोगों के लिए क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप, इनका पहली बार हो रहा है, महिलाओं का ध्यान रखें। इसका आयोजन भारत में हो रहा है, कहां पर, तो बेंगलुरु और नई दिल्ली में। और इसमें जो भारतीय टीम भाग लेगी उसकी कैप्टन कौन है, दीपिका है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया है, तो ये किया है यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप ने। हाल ही में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नाम का अभ्यास ये कहां पर किया है, सिक्किम में। कहां पर किया गया है, सिक्किम में इसका अभ्यास किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल में 91 वर्ष की आयु में निधन हुए डीडी लपांग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो मेघालय के। डीडी लपांग की बात करेंगे तो जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इनके मुख्यमंत्री पद की बात करेंगे तो 4 बार रह चुके हैं। उन्होंने 4 अलग अलग कार्यकाल में मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 1992 से लेकर के 2010 के बीच में इन्होंने इनका चारों कार्यकाल चला था। और हाल ही में बांग्लादेश की मशहूर गायिका फरीदा परवीन का निधन हो गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। ये भी एक क्वेश्चन हो गया आप लोग का। आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखे हैं, उसको भी आप लोग ध्यान रखना है। फरीदा परवीन नाम है, कहाँ की गायिका है, बांग्लादेश का, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्राचीन पांडुलिपि को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किसने किया था, मैंने ऊपर ही बताया आप लोग को। किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी, ये मैंने अगस्त में भी एक क्वेश्चन पढ़ाया था आप लोग को। हाल ही में पॉलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इसको लिखा है दिनेश कुमार गुप्ता। किसने लिखा है, दिनेश कुमार गुप्ता जी ने लिखा है। ये पॉलिसिंग होगा, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं, पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया। कुछ कुछ चीजें होती है हिंदी में बेटर नहीं पढ़ती है पढ़ने में, यही नाम ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इसका नाम हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट में छापिए कि हाल ही में लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 25 में 48 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा आज यहीं पर खत्म करते हैं इसको, आप लोग कमेंट में छाप सकते हैं। बाकी ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।